अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रिक फील्ड, और आइडिया ये था कि चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके पास एक मैजिकल पावर है जो कि अनलिमिटेड है। वो स्ट्रॉन्ग है, वो वीक है, लेकिन वो इन्फिनिट रीजन तक अपने आप एनर्जी दे भी सकती है, एनर्जी ले भी सकती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्जेंट है, चाहे पॉजिटिव चार्ज के पास हो या नेगेटिव के पास हो, और वो वेक्टर है, यानी वो बेसिकली फोर्स को फैसिलिटेट करती है। आज थोड़ा सा और कर रहे हैं, और वो है दिस इज फील्ड बाय फोर्स। तो इसमें हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे आज। और पहले टॉपिक में, पहले हिस्से में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कूलम्स लॉ क्या है। दूसरे हिस्से में समझेंगे कि फील्ड को फोर्स के ज़रिए कैसे मालूम कर सकते हैं। मैंने कल भी, लास्ट टाइम भी समझाया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेना, क्योंकि फील्ड जो है वो चार्ज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देती है। उसकी सबसे ख़ास बात यह है कि वो मल्टीपल इंटरेक्शन अलाउ करती है, यानी एक वक्त में एक चार्ज डिफरेंट चार्जेस के साथ डिफरेंट पोजीशन पे एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। जैसे मैंने अर्थ की मिसाल दी थी कि भाई अर्थ की ग्रेविटी सिर्फ पेन पे ही नहीं लग रही, हम पे भी लग रही है, पानी के पार्टिकल्स पे भी लग रही है, परिंदों पे भी लग रही है, पत्तों पे भी लग रही है। तो मल्टीपल इंटरेक्शन है। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है चार्ल्स डी अगस्टिन कूलम, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक लॉ डिस्कवर किया था जिसको हम कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लॉ भी कहते हैं। वो क्या कहता है? वो कहता है कि दो चार्जेस ले लें, कोई से भी, कोई भी पोलैरिटी के हो। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो आइडियाज़ हैं। मैंने उस दिन समझाया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ज़मीन में, ग्रेविटी में सिर्फ अट्रैक्शन है, रिपल्जन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्शन भी है और रिपल्जन भी है। मैग्नेटिक फील्ड में भी अट्रैक्शन होती है, रिपल्जन होती है, दोनों होती हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके सामने एक नेगेटिव चार्ज को ले आए, ठीक है, या इस पॉजिटिव चार्ज के सामने एक और पॉजिटिव चार्ज रख दें। ऑब्वियसली हर चार्ज के पास अपनी फील्ड मौजूद है। लेट्स से ये सबके पास मौजूद है, इसके पास भी मौजूद है अपनी फील्ड, ठीक है। ऑब्वियसली इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस भी है। लेट्स से इसको कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2। यहाँ क्या हो रहा है? ये दो अपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे नेचुरली, तो यहाँ होनी चाहिए क्या? अट्रैक्शन। ये दोनों सेम चार्जेस हैं, ये दोनों सेम चार्जेस हैं, तो यहाँ होनी चाहिए नेचुरली क्या? रिपल्जन। दूर जाना चाहिए दोनों को एक दूसरे से, पुश करेंगे दोनों एक दूसरे को, राइट। कूलम ने ये कहा कि दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो या रिपल्जन हो, तो जाहिर है ये अट्रैक्शन और रिपल्जन किसी फोर्स के ज़रिए होगी ना। भाई मैं आपको अपनी तरफ खींचूं तो फोर्स लगानी पड़ेगी, एनर्जी ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, या आपको धक्का दूं तो भी एनर्जी ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, दोनों ही कंडीशन। कूलम ने ये कहा कि भाई अगर ये दो चार्जेस छोटे हैं, यानी इनका मैग्नीट्यूड अगर हो लेट्स से Q1 और Q2 और Q3, सही है। अब क्या कंडीशन है? हो सकता है Q1 ग्रेटर देन हो Q2 से, वो तो है क्योंकि एक प्लस है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब मैंने उस दिन क्या समझाया था
कि उसमें चार्ज प्रॉपर्टी ज़्यादा है, जो नेगेटिव चार्ज है उसमें चार्ज प्रॉपर्टी कम है, राइट? यही समझाया था ना उसने। अच्छा, ये भी हो सकता है कि Q1 बड़ा हो सबसे, उससे बड़ा हो Q2 और फिर ये दोनों बड़े हो Q3 से, ये भी पॉसिबल है। कूलम ने ये कहा कि द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस is either attractive or repulsive. The magnitude of the force, यानी कि फोर्स कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है चार्जेस की मल्टीप्लिकेशन पे। किस पे? चार्जेस की मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन पे। कैसे? भाई मैं कह रहा हूँ Q1 कम है, Q2 कम है, तो जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे 1 1 जा 1 क्या आएगा? 1। अगर ये 5 है और ये 1 है तो 5 इंटू 1 करूँगा, अब क्या आएगा? 5। लेकिन ये दोनों 5 हो तो 5 5 जा 25, फोर्स बढ़ जाएगी। जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, दो पार्टिकल्स के बीच में अगर डिस्टेंस आपने मेंटेन रखा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कौन सी फोर्स? इस फोर्स को क्या कहेंगे? इस फॉर्म को कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम फोर्स भी कहते हैं। द फोर्स ऑफ अ चार्ज, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज, यूं भी कह लें, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज, एक ही बात है, द सेम थिंग इज ट्रू। This magnitude of force is directly dependent on the product of charges. जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी, उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्जन भी होगी। एक प्रोटॉन प्रोटॉन पे फोर्स लगाएगा, कम होगी। एक प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। एक प्रोटॉन सोडियम के आयन पे फोर्स लगाएगा, फोर्स और ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड चेंज होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है चार्जेस की अपनी प्रोडक्ट पे। किस पे? चार्जेस की अपनी मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक समझ में आ गया? और उसने ये कहा कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब ये वो बात है जो मैंने उस दिन लिखवाई थी। मैंने कहा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज एक्शन एट अ डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, लिखवाया था ना। फील्ड की जनरल प्रॉपर्टीज में लिखवाया था ना कि सारी फील्ड्स, चाहे ग्रेविटेशनल हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे मैग्नेटिक हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, वो 1/r² को फॉलो करती हैं। सवाल है भाई यहाँ तो आपने डिस्टेंस की बात की है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर क्यों लिया है? यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है? द टू चार्जेस हैव सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यही लिखा है ना। फिर मैंने वहाँ r² क्यों लगाया? Why the law says the force is inversely proportional to the square of the distance? What is the square of the distance? ये मैं समझाता हूँ थोड़ी देर के बाद कि यहाँ क्या कहानी है। r² का क्या मतलब है? r क्यों नहीं लिया? सिंपल r ले लेते भाई, सिंपल डिस्टेंस ले लेते, डिस्टेंस का स्क्वायर करने की क्या जरूरत थी? हम थोड़ी देर के बाद इसको डिस्कस करते हैं। तो अब इसको मर्ज कर देता हूँ। Can I write down like this is F proportional to Q1 Q2 upon r²। Q1 Q2 बताएंगे कि ये फोर्स अट्रैक्शन है या फिर फोर्स रिपल्जन है। अगर Q1 Q2 का सेम चार्ज होगा तो फोर्स रिपल्सिव होगी, Q1 Q2 का अपोजिट चार्ज होगा तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी। पोलैरिटी बताएगी फोर्स किधर, फोर्स कैसी है, नेचर कैसी है फोर्स की, राइट?
अब क्योंकि ये वेक्टर है तो इसकी बची डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, डायरेक्शन बची ना, डायरेक्शन किधर होगी भाई? कॉमन सेंस कह रहा है जिसके पास चार्ज प्रॉपर्टी ज़्यादा है वही ज़्यादा फोर्स लगाएगा ना। अगर ये पॉजिटिव ज़्यादा है नेगेटिव कम है तो फोर्स जाहिर है ये अपनी तरफ खींच रहा होगा इसको, और अगर ये ज़्यादा है और ये कम है तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे, ये ज़्यादा धक्का देगा इसको। ऐसा ही है ना, कॉमन सेंस है क्या कि फोर्स जिस पार्टिकल के पास ज़्यादा है, फील्ड जिस पार्टिकल के पास ज़्यादा है, चार्ज जिस पार्टिकल के पास ज़्यादा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी वही डिसाइड करेगा कि उसकी तरफ है टुवर्ड्स हिम है या अवे फ्रॉम हिम है। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दें तो क्या आना चाहिए? कोई ना कोई कांस्टेंट आना चाहिए। दिस इज एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट कुड बी द पॉसिबल सिचुएशन? आप बोले बहुत सारी हैं। Q1 बड़ा हो, Q2 बहुत बड़ा हो, दोनों बहुत करीब हों, एक। Q1 बड़ा हो, Q2 बड़ा हो, दोनों बहुत दूर हों, दो। Q1 बड़ा हो, Q2 छोटा हो, दोनों बहुत करीब हों, तीन। Q1 बड़ा हो, Q2 छोटा हो, दोनों बहुत दूर हों, चार। Q1 और Q2 बराबर हों और दोनों करीब हों, पाँच। Q1 और Q2 दोनों बराबर हों, बहुत दूर हों, छः। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा तो कंडीशंस कोई नहीं हो सकती ना। Q1 बड़ा हो, Q2 बड़ा हो, Q1 छोटा हो, Q2 छोटा हो, दोनों बराबर हो, दोनों करीब हों या फिर दूर हों, छः कंडीशन बन गई। इससे ज़्यादा तो नहीं बन सकती। वो कहता है चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, अल्लाह ताला ने कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड इससे नीचे नहीं रखी, कम से कम इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन इससे नीचे नहीं रखा, जिसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, जिससे कम ग्रेविटी इस दुनिया में, इस पूरी कायनात में जी है, कम से कम ग्रेविटी, इससे कम ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह कम से कम कूलम इंटरेक्शन वो किए है मिनिमम। कोई भी सिचुएशन हो, बहुत करीब आ जाएं, बहुत दूर चले जाएं, बहुत बड़े हों, बहुत करीब आ जाएं, बहुत बड़े हों, बहुत दूर चले जाएं, इन्फिनिट डिस्टेंस पे चले जाएं, इससे कम इंटरेक्शन नहीं होगा। समझ में आ गया? हाँ, ये समझ में आ गया। इसको कहते हैं K इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या सीखा? K को इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ऐसे इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा, क्या सीखा? लेट्स राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। लॉ की स्टेटमेंट लिखो। सो व्हाट अबाउट द स्टेटमेंट? The law says the magnitude of electric force between two charged particles देखो, the magnitude of electric force between two charged particles either attractive or repulsive magnitude depends on the product of charges
depends directly on the product of charges and is inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है, सही है. इट सेज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस. टॉपिक कंप्लीट होता जा रहा है ना, कंपाइल कर लें. लॉ लिखेंगे तो लॉ में पहले इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद स्टेटमेंट आ गई, स्टेटमेंट के बाद फिगर आ गई, फिर एक्सप्लेनेशन और फिर मैथमेटिकल पार्ट. ओके, सीक्वेंस में लिख लेंगे तो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा. हेडिंग्स डाल के, दिस इज इंट्रोडक्शन, दैट इज द स्टेटमेंट, then you have to draw the figure, write down the explanation, and then the mathematical part, the topic is completed. ठीक है, लिखो. अच्छा, तो लिखो. यहाँ पर k जो है अभी मैंने कहा है उसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ ना. k को हम लिखते हैं, बेटा ये ज़रा समझना काइंडली, k को समझें. k को हम लिखते हैं, k इज 1/4πε0. 1/4πε0. ठीक है, ग्रीक सिंबल है ε0. इसकी वैल्यू बनती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो एक तो यूनिट में से एमसीक्यू बन जाएगा एंट्री टेस्ट में कि भाई के की वैल्यू क्या है, उसका यूनिट क्या है. ठीक है, एक के की डायमेंशन में से एमसीक्यू बन जाएगा. सही है ना, के की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर से आपको के की डायमेंशन सॉल्व करनी पड़ेगी. अच्छा, फिर ε0 की वैल्यू में से एक बन जाएगा एमसीक्यू. ε0 कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है परमिशन फ्रॉम द स्पेस. कौन ले रहा है ये परमिशन? कौन ले रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ले रही है. जब वो स्पेस में से गुजर रही है, भाई कोई हवाई जहाज़ जो कि किसी और मुल्क का है, जब वो हमारी एयर स्पेस से गुजरेगा तो हमसे क्या लेगा? परमिशन लेगा. क्या लेगा? परमिशन लेगा. हर चार्ज की फील्ड परमिशन लेती है स्पेस से, हर चार्ज की. उसको क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. लेकिन एकदम इसके जहन में आया कि भाई हो सकता है फील्ड दरवाजे में से पास हो रही हो, पॉसिबल है. फील्ड दरवाजे में से क्या दीवार में से पास हो रही हो, ये भी पॉसिबल है. फील्ड शीशे में से पास हो रही हो, ये भी पॉसिबल है. फील्ड प्लास्टिक में से पास हो रही हो, ये भी पॉसिबल है. उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी. और उसको शो करते हैं हम ε0r से. मटेरियल की परमिशन, मटेरियल की परमिशन किसको दे रही है? मटेरियल परमिशन इलेक्ट्रिक किसको? फील्ड को. ठीक है, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. और इसकी वैल्यू मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती है, लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स रहती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की. वो है ε0 की वैल्यू है 8.85, यही है ना, इंटू 10⁻⁻12. उल्टा यूनिट है इसका, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है,
तो इस तरह ये टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पूरा का पूरा समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे होती है। अब मैं बता रहा हूँ एंटी टेस्ट के लिहाज से कि इसमें एमसीक्यूज कैसे बनेंगे, ठीक है, वो भी अभी कवर कर लेते हैं, फिर एकदम लिख लेना, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, 4, फोर्स, चार्ज, डिस्टेंस और कांस्टेंट, कांस्टेंट को निकाल दें, बाकी कितने बचे, 3, फोर्स, चार्ज और डिस्टेंस। तो 3 पॉसिबल सवाल तो बन सकते हैं, चार्ज दूं, डिस्टेंस दूं, फोर्स पूछ लूं बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। मैं फोर्स दूं बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस दे दूं, दोनों का चार्ज पता कर लूं, पॉसिबल है, ठीक है। मैं फोर्स दे दूं दैट इज एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑन सम चार्ज एट अ डिस्टेंस, वो चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछ लूं, पॉसिबल है। तो एग्जामिनर 3-4 क्वेश्चन तो इसमें से आराम से बना सकता है। दूसरा कवरिंग यहाँ से आ गया, भाई एमसीक्यूज इसमें से बन जाएंगे। तीसरे एमसीक्यूज कैसे बनेंगे, एंटी टेस्ट के, बोथ इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम यही पढ़ाते हैं, टैब्स वगैरह में सब में जाके यही सिखाते हैं कि एंटी टेस्ट में एमसीक्यूज कैसे बनेंगे। अगर मैं पूछूं कि भाई आर में आधा कर देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस आधा कर देता हूँ, फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, फोर्स पे फ़र्क पड़ेगा। अब आपको यहाँ 1/2 जैसे ही पुटअप करेंगे ना तो ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि स्क्वायर है, तो ये 4 जो डिवाइड करे ऊपर जाके, तो फोर्स जो है डिस्टेंस आधा करने पे फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी। तो ये कहलाते हैं लॉजिकल एमसीक्यूज, जिनमें कोई वैल्यू तो नहीं होती लेकिन कंडीशन होती है। क्या कहलाते हैं, कौन से एमसीक्यूज, लॉजिकल एमसीक्यूज, कोई वैल्यू नहीं होगी, कंडीशन होगी। अच्छा, बोले भाई एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा था किसी डिस्टेंस पे, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमने आधा आधा कर दिया, बताओ फोर्स कितनी हो गई। अब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड आधा आधा करेंगे तो 1/2 दिस इज 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। बोलेगा भाई कितने डिस्टेंस पे लेके जाएं कि फोर्स डबल हो जाए, कितने डिस्टेंस पे लेके जाएं कि फोर्स डबल हो जाए ओरिजिनल फोर्स की, कितने डिस्टेंस पे लेके जाएं, हाँ नहीं यहाँ से बताना, यहाँ से बताना भाई कितने डिस्टेंस पे लेके जाएं कि फोर्स डबल हो जाए, कितनी हो जाए, हाँ तो 4/8, 4/8 क्या है, 4/8 आर करें, 4/8 आर करें तो ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4 टाइम हो जाएगी। इस तरह एमसीक्यूज आते हैं। अभी मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया इसमें कि कौन सा ऐसा डिस्टेंस होगा जिस पर वो डबल होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहरहाल हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, फोर्स डबल पुटअप करके सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आ गया। मिसाल के तौर पे यही इस क्वेश्चन जो मैंने अभी दिया है कि कितने डिस्टेंस पे फोर्स डबल हो जाएगी, मैं यहाँ फोर्स की जगह क्या पुटअप करूँगा, क्या पुटअप करूँगा, 2 पुटअप करूँगा। फिर ये आर स्क्वायर के लिए नहीं सॉल्व करूँगा बल्कि आर के लिए सॉल्व करूँगा। तो ये आर स्क्वायर बनेगा के Q1 Q2 अपॉन 2F, सही है। आर के लिए सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, दिस इज आर इज इक्वल्स टू √ के Q1 Q2 अपॉन 2F, स्क्वायर को रूट से ख़त्म कर दिया। तो इस तरह फार्मूला दे देगा, कोई ना कोई लॉजिकल क्वेश्चन दे देगा जो कि आप टेक्निकली उसी टाइम बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। चार्ज डबल करे तो फोर्स कितनी होगी, चार्ज आधा करें तो फोर्स कितनी होगी, डिस्टेंस आधा करें तो क्या होगा, डिस्टेंस डबल करें तो क्या होगा, डिस्टेंस 2/3 कर दें तो क्या होगा, डिस्टेंस 1/3 कर दें तो क्या होगा। वो सारी सिचुएशन इसमें आ सकती हैं एमसीक्यूज के लिहाज से। ये टॉपिक मैंने पूरा कंप्लीट कराया है। यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं आया समझ में,
वो लॉजिकल पार्ट समझ में नहीं आया, बाद में समझा दूंगा कि मैथमेटिकली किस तरह से हम लॉजिकल सेक्शंस को कवर करते हैं, ठीक है। इजी है, वैल्यू नहीं दी होगी, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन होगी। भाई मिसाल के तौर पे ये देखो, ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, मैंने डिस्टेंस को आधा कर दिया, फोर्स कितनी हुई? मैंने डिस्टेंस को 1/3 कर दिया, फोर्स कितनी हो गई? ठीक है, मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया, फोर्स कितनी हो गई? इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं उनको लॉजिकल क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, विच इज फील बाय फोर्स। 5 मिनट लगेंगे तो हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं, फील बाय फोर्स को, ठीक है। अच्छा, अगर ये कहूँ, इसको सपोज करूँ कि ये कोई पहलवान है, कौन? Q1। किसी पहलवान की ताकत कब पता चलेगी? जब उसको किसी रिंग में किसी के साथ लड़वाया जाएगा, उसके रिंग में किसी को भेजा जाएगा। जिसकी फील्ड मालूम करनी होती है वो कहलाता है सोर्स चार्ज, ठीक है। जिसके जरिए मालूम करनी होती है वो कहलाता है टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज जिसकी फील्ड मालूम करनी है, जिसके जरिए मालूम करनी है, टेस्ट चार्ज। यहां तक समझ में आ गया। सोर्स चार्ज को कहते हैं Q, टेस्ट चार्ज को कहते हैं Q0, ठीक है। तो यहां फॉर्मूले को मॉडिफाई करें, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा भाई, दिस इज Q1 Q0 upon R square. This is the force between the two charges. This is the force between two charges. फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं हम इसको थोड़ी देर के लिए, राइट? सही है ना? अच्छा, क्या बताया अभी मैंने? कितनी फोर्स ये इस पर लगाएगा? फोर्स वो लगा रहा है ना, फोर्स वो लगा रहा है ना। फोर्स बिटवीन द टू कितनी है? Q0 अपॉन R स्क्वायर, वेयर R स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, राइट? सही है। अच्छा, कितनी फोर्स इसने लगाई है टेस्ट चार्ज के ऊपर? तो मैं क्या करूं, मैं कहूंगा दिस इज फोर्स पर चार्ज, फोर्स पर टेस्ट चार्ज। अच्छा, फोर्स कितनी लगाई है? Q0 अपॉन R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई Q0, सही है। दिस इज A अपॉन B डिवाइड बाई C। ये कहां से आया भाई? ये Q0 तो ये रहा, फोर्स की जगह वो पुट अप कर दिया पूरा का पूरा। नहीं आ रहा समझ में? अगर इसको मैं इक्वेशन A कह लूं तो यहां मैंने क्या किया है? इक्वेशन A को पुट अप किया है ना, बस F को Q0 अपॉन R स्क्वायर से रिप्लेस किया है। बात तो वही है, दिस इज द सेम, इक्वल टू F अपॉन A, F अपॉन Q0। सही है। सॉल्व करूं उसको, क्या आएगा? ये Q0 डिवाइड करा है यहाँ जाके, तो ये करेगा Q0 और Q0 से Q0 कैंसिल, बाकी क्या बचा? KQ अपॉन R स्क्वायर। ये KQ अपॉन R स्क्वायर जो है, विच इज बेसिकली फोर्स पर टेस्ट चार्ज, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय फोर्स निकालने का सिंपल मेथड ये है कि फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें, तो जो रेशो होगा फोर्स का टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? यहाँ से क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट? दिस इज E
इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। एफ का एक फॉर्मूला और भी बन गया ना, क्या बना, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल्स टू ये भी होता है, वो इससे बराबर है। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर चार्ज, फोर्स पर चार्ज। यहां तक समझ में आ गया? तो इसका यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। ये इसका यूनिट हो गया। डायमेंशन आप खुद निकाल लें। इसी तरह वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लॉजिकल पूछेगा, बोलेगा भाई इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी, हाफ डिस्टेंस पे कितनी होगी, 1/4 डिस्टेंस पे कितनी होगी, डबल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सॉल्व इट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फ्लक्स और फील्ड बाय फ्लक्स करेंगे, सेकंड मेथड करेंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे फील्ड बाय गॉस लॉ और फिर करेंगे फील्ड बाय पोटेंशियल। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। रिकॉर्डिंग